हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज आपको क्लास 10 का विज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ले पढ़ाने वाले हैं, जो आपको भौतिक विज्ञान में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है, लेसन का नाम अध्याय 10 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, इनमें पढ़ना है। तो लेकिन एक थोड़ी सी बेसिक जानकारियाँ होती, उसको भी ले लेते, वो भी आपके पेपर में कभी पूछा गया। तो सबसे पहली हेडिंग है प्रकाश। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश क्या है, इसको आप जानते हो इंग्लिश में लाइट बोलते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है, यानी क्या है, वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं। बस हो गया। यानी प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें क्या करती है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। आपको ये समझ में आ जाए, अर्थात अगर आपको किसी कमरे में रहो, लाइट में बैठे रहो, अगर लाइट चली जाए तो क्या कोई वस्तु दिखाई दे? कहीं नहीं। अगर आप देखते हो सूर्य डूबने के पश्चात अंधेरा हो जाता है तो कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश क्या एक ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, यहाँ से ये तो बहुत कम पूछा गया है, लेकिन प्रकाश के गुण में, प्रकाश के गुण, अब प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं ये तीनों पढ़ लीजिए। बहुत नहीं ज़्यादा बताएंगे, बस इंपॉर्टेंट बताएंगे। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में गमन करता है। कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपने देखा कि अगर हमने ये पेन रखी है तो इसकी, अगर ये पेन है यहाँ पे, तो इसकी छाया कैसी बनती है? ऐसे बनती है ना। अगर यहाँ से सूर्य निकला हुआ है तो छाया ऐसे बनती है। तो प्रकाश क्या एक पता चलता है, सीधी रेखा में गमन करता है या सीधी रेखा में चलता है। दूसरा देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे है। यानी प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके चलने के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हीं को हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तीसरा देखिए क्या होगा, अब इसी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ऐसे लोग बोल सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी जो इसकी चाल होती है निर्वात में, वो 3 × 10⁸, इसे हम सी से भी लिखते हैं, सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको सेमी में चेंज करो तो 1 मीटर आप पढ़े होंगे, 1 मीटर बराबर कितना? 10⁻² सेमी। तो यहाँ से देखो मीटर हटेगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, इसलिए इसको लिख सकते 3 × 10⁻10 सेमी पर सेकंड। तो ऐसे कभी पूछा जाए आपको तो प्रकाश के इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि निर्वात पे प्रकाश की चाल कितनी होती थी, आप आसानी से बता लेंगे। अब आइए हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या होता है? परावर्तन याद रखना अपारदर्शी वस्तुओं से, अपारदर्शी वस्तु जिससे एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता, उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तब इनकी परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई प्रकाश किसी चिकने, या आप बोल सकते हैं पालिश दार तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। यानी कोई प्रकाश की किरण हो, किसी चिकना तल में उससे टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश की किरण होती है किसी चिकनेदार यानी चिकने तल को ला जाए या पॉलिशदार, चाहे चिकने तल भी बोल सकते हो, चिकने तल या पॉलिशदार तल से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए याद रखना, हमेशा परावर्तन जो होता है अपारदर्शी वस्तु है जिससे हम देखते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं दिखाई देता है, उसी वस्तुओं में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन, परावर्तन होता है। अब इसके आ जाते हैं गुण कि क्या क्या गुण होते हैं, लेकिन थोड़ी सी पहले परिभाषा हम समझ लेते हैं चित्र बना के। जैसे आपको मिल जाए तो इसमें क्या करेंगे, एक कोई पॉलिशदार तल होगा, सपोज कर लीजिए ये क्या है? एक पॉलिशदार तल है। जैसे आप देखते गए, इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। ये क्या है? परावर्तक तल। तल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे प्रकाश का परावर्तन। अब एक सीधी किरण खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। ये तल के लंबवत आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। नाम याद रखना क्योंकि इसी सब की जरूरत पड़ेगी। ये अभिलंब जो तल के लंबवत आएगी। अब देखो प्रकाश किरण कोई आई, ऐसे आ रही, देखो ये प्रकाश की किरण हो गई, हमेशा बाएं तरफ से डालते हैं, ये प्रकाश की किरण हो गई तो ऐसे आई। अब देखो जब यहाँ से जहाँ पर टकरा रही है उसी दिशा में, क्योंकि कोण पर आंतरित हो रही है, तो ये टकरा कर दूसरी दिशा में, देखो दूसरी दिशा का मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाए। यानी टकरा कर ऐसे बोल सकते हैं, टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, या उसी माध्यम में बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। पॉलिशदार टकरा कर उसी दिशा में, दिशा बोले ना, या वैसे बोल सकते हो उसी दिशा बोलो या माध्यम, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आपने देखा अगर जिस माध्यम ऊपर आई ऊपर से ही लौट गई तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ये टकरा कर दूसरी दिशा में गई तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये क्या हो जाए? आपतित, यानी इसके और आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये आपतित किरण जहां पर ये टक्कर खा रही इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु हो गया। अब आप यहां से देखो ये कोण बनता है, हमेशा कोण जो मापा जाए अभिलंब के साथ मापा जाएगा। तो आपतित किरण, तो आपतित किरण जब आएगा तो इसे बोलेंगे आई से, ये क्या है? आपतन कोण है, आपतन कोण हो गया। और जब ये परावर्तित होगा दूसरी दिशा में चली गई तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण हो जाएगा। इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं, इसको आर से लिखते हैं। तो इनकी परिभाषा लिखने के बाद फिर हम क्या करें? ऐसे चित्र बना देंगे। अब चित्र बिना बनाओगे, आप कभी चित्र नहीं बनाओगे तो आंसर आपको लिख दोगे तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए चित्र जरूर बनाइएगा। अब अगली हेडिंग है, आपको ये समझ में आया, ये आपतित किरण है। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या है? दो नियम है, यानी इसके क्या है? दो नियम हैं। अब दो नियम कौन कौन से? नंबर एक, सबसे पहले ये देखो आपतित किरण है, आपतित किरण। फिर देखो ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और ये क्या? आपतन बिंदु है, यहां पर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसके बाद ये अभिलंब आया तो सीधा आया ना, तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं। यानी देखो आपतित किरण, आपतन, परावर्तित तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पे होते हैं, यानी मतलब इसी पे है। अब आगे देखो दूसरा क्या होगा? ये कोण आपतन है और ये क्या है? परावर्तन कोण। यहां लिख सकते हैं आपतन कोण, कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, बराबर होता है। यानी आपतन कोण, और इसमें लिख सकते हैं अर्थात कोण आई बराबर क्या होगा? कोण आर होगा। तो ये परावर्तन की परिभाषा कई बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप परावर्तन और परावर्तन के नियम दोनों अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने बस इतने ही जितना लिख दे इतने आप लिख दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर अगली हेडिंग पढ़ते हैं कि इसमें अब हमें पढ़ना होगा दर्पण। ठीक,
अब दर्पण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दर्पण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर आप देखो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण होता है। दूसरा जो होता है वो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय समतल दर्पण में बस एक ही होता है और गोलीय दर्पण में 2 होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा जो होता है इसी में अवतल दर्पण। ये 2 होते हैं। तो हमें समतल दर्पण इसमें ज़्यादा परिभाषा नहीं पढ़ना है कि पढ़ना है कैसे परिभाषा, बहुत ज़्यादा आपको नहीं प्रॉब्लम लेना है इसके लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पेपर देखा तो पेपर पूरा पेपर क्या है, ऐसे सपाट है, यानी कोई क्या होगा, कांच का बना हुआ दर्पण होगा, यानी वह दर्पण जिसका समस्त भाग क्या हो, सपाट हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण परिभाषा नहीं पूछी जाती। एक चीज़ पूछा जाता है, प्रतिबिंब। अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिबिंब याद रखना बस, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी बनता है, आभासी, सीधा, परंतु बोलते हैं पार्श्विक उल्टा। सीधा बनेगा लेकिन इसमें सीधा तो बोलेंगे, इसके बाद पार्श्विक उल्टा। और क्या होता है? दर्पण के पीछे और वस्तु की समान दूरी पर। ये है, बस इतना अगर याद रखना, बस यही पेपर इसमें पूछा जाता, प्रतिबिंब कैसा बनता है, और दर्पण से कोई क्वेश्चन नहीं आता कि दर्पण से। अब हम पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों को ही साथ साथ पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्या? उत्तल दर्पण। ये क्या? गोलीय होता है। गोलीय होने का मतलब है जैसे एक दर्पण ले लिया हमने, ऐसे सपोज कर लीजिए, ये गोला बना दिया, इसके क्या कर दिया, अंदर वाले पेज पर पॉलिश कर दिया। देखो कांच का कोई पृष्ठ ले लीजिए, उसके अंदर वाले पेज पर पॉलिश कर दीजिए और बाहर वाले भाग से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। तो चलिए ऐसे परिभाषा लिख देते हैं, वह दर्पण जिसका बाहरी भाग चिकना और अंदर वाला भाग क्या हो, खुरदरा हो, ऐसे बोल सकते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग चिकना तथा अंदर वाला भाग खुरदुरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी आपने देखा इसमें क्या बाहरी भाग है तो ये चिकना है और अंदर वाला भाग क्या है, खुरदरा है, इसलिए हमने डैश लाने खींचा। और ये भी होता है तो इसे बोलते हैं उत्तल। और याद ये भी लिख लो, बाहरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये दोनों एक साथ रख के पढ़ना, इसीलिए हमने साथ साथ आपको बता रहे हैं। अलग अलग बताएंगे तो आप उतना नहीं समझ पाओगे, इसलिए साथ साथ बता रहे हैं। दूसरा देखो, इसी में ये पहला हो गया और दूसरा, ये पहला था। फिर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहले इसका फिगर बना देते हैं, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं। फिगर में सेम ऐसे ही रहेगा, बस आपकी इधर करना है, अंदर की ओर करना है। बाहर क्या कर दीजिए, खुरदरा कर दीजिए, और अंदर की ओर क्या कर दीजिए, चिकना कर दीजिए। तो ऐसे बोलेंगे, ये गोलीय है तो इसीलिए बोलेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका अंदर वाला भाग चिकना तथा बाहरी, ये अंदर वाला हो गया और उधर वाला क्या, बाहरी वाला। अंदर वाला भाग चिकना तथा बाहरी भाग खुरदुरा होता है,
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसमें अवतल जिससे चिकना होगा वही याद रखना। तो चिकना अंदर है तो इसमें लिख दो, इसमें अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। अंदर वाले भाग से क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आपको ये समझ में आ चुका। दर्पण हो गए। तो दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अब आपको इसमें समझ में आ चुका होगा। अब इसकी बात बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स वेक्स मिरर। याद रखना दोनों के, कभी पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो दोनों को ऐसे याद रखोगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी था। अब हमें क्या पढ़ना है? प्रतिबिंब का बनना, कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। कोई भी दर्पण मिल जाए तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि कोई भी दर्पण मिल जाए तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कि आपको कैसे प्रतिबिंब बनना पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे सारी स्थितियाँ, तब तक आप कभी भी कोई परिभाषा नहीं लिख सकते। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।